क्या? बहुत बढ़िया गोयल जी। जी पीएम केयर फंड अब पता चला है कि ये आरटीआई में इसकी सूचना नहीं मिलेगी क्योंकि ये प्राइवेट फंड है। हमको याद है कि ये कोरोना टाइम बनाया गया था पीएम केयर फंड, जबकि प्रधानमंत्री का एक प्रधानमंत्री कोष होता है। नेशनल फ्रंट, ने, नेशनल हाँ फंड होता है जी। उसके बावजूद उसके ये बनाया बावजूद। गया जी और बताया गया इसमें मदद करिए सब लोग। तो बहुत लोगों ने मदद की, आम जनता ने भी मदद की, उद्योगपतियों ने मदद की, इवन सरकारी संस्थाएं भी इसमें मदद करती रही, जैसे रेलवे है, है ना, उनको ब्रज आदेश कारपोरेशन दिया है। गया, उनको ये आदेश दिया गया था, निर्देश दिया गया था कि आप हाँ, जो भी एक एक दिन की सैलरी कट रही थी ना कर्मचारियों की, तो उनको तो कहा गया था कि इसको पीएम केयर फंड में जमा कीजिए। तो है क्या कि कुछ काकरोचों ने, जिन्हें आजकल काकरोच कहा जाता है, आरटीआई जी एक्टिविस्ट, तो कुछ काकरोचों ने वहां आरटीआई कर दी कि बताइए भाई इसमें कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च हुआ। तो पीएम केयर फंड ने उसका जवाब नहीं दिया। जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई, साहब ये तो प्राइवेट फंड है और इसका आरटीआई में जवाब नहीं दिया जा सकता। बड़ी हैरानी की बात है, एक नया फंड तैयार किया जाता है जिससे कहा जाता है लोगों की सेवा करेंगे और उसका हिसाब किताब दिया नहीं जाएगा। क्या सब है, क्या समझते हैं इसके बारे में आप? क्या लगता है आपको? देखिए, कोरोना जब 2020 में मार्च में 20-22 तारीख के बाद से ये सब कंडीशंस अप्लाई की जाने लगी कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, घर के अंदर रहिए, आप कर्फ्यू समझ के रहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की जो घोषणा की थी, उसके 2-4 दिन बाद ही इस फंड को बनाया गया है। और शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फंड के ब्रांड एम्बेसडर थे। ये हाथ जोड़कर खड़े होकर उसमें पोस्टर में दिख रहे हैं कि भाई जनता, हमारा इस समय आपातकालीन समय है, देश पर संकट आया हुआ है, महामारी है, इसलिए आप सभी लोग इन सब चीजों सब कुछ छोड़ के देश के हित में अपनी हैसियत के अनुसार इस फंड में पैसा जमा करें। तो जनरल सी बात है कि जब प्रधानमंत्री अपील करते हैं तो लोग ये मान के चलते हैं कि ये एक सरकारी फंड है। उस समय इतना दिमाग भी नहीं किसी ने लगाया कि जब ऑलरेडी राष्ट्रीय आपदा फंड कोष है, तो ये सरकार नया फंड क्यों ला रही है। तब लोगों के दिमाग में इतना नहीं हुआ, लेकिन जब 2-3 महीने बीत गए उसके बाद कुछ लोगों ने इस पर सवालिया निशान लगाने शुरू कर दिए। तो एक CFIL करके एक संस्था है, एनजीओ है, उसने 2020 में इसकी एक रिट लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो दो जजों की बेंच थी जिसमें कि अशोक रेड्डी और एक शाह, दो जन थे इस पीठ में। उन्होंने सुनवाई करते हुए कहा कि भाई, सरकार से पूछा कि भाई इसके बारे में आप बताइए। सरकार की तरफ से वो ये बताया गया, पीएमओ के एक अधिकारी ने बताया कि साहब ये तो एक प्राइवेट फंड है, इसके बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं। हैरानी की बात यह है कि इस फंड में जो 5 लोग शामिल थे उनमें 4 तो सरकार के मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, अमित शाह थे जो कि उस समय गृह मंत्री बने हुए थे, तीसरे रतन टाटा का भी नाम इसमें था, और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। तो इन सब की जब भागीदारी थी तो एक तरीके से समझ में आ गया लोगों को कि ये एक निजी फंड आपातकालीन के समय भी इस सरकार ने जनता को निचोड़ने का काम किया। जनता तो मजबूरन किसी ये सोच रही थी कि हमारे साथ में हमारे देश पे संकट आया हुआ है। उनको ये नहीं मालूम हो रहा था कि 3-4 महीने में इसमें 12-14 हजार करोड़ रुपए का फंड आ गया था। और इस फंड का सरकार ने कहाँ कहाँ उपयोग किया, इसकी जवाबदेही नहीं बन रही थी कि वेंटिलेटर कितने बने। और गुजरात से बहुत सारी शिकायतें आई कि भाई इस महामारी के दौरान सरकार ने इतना कोई भी ऐसा इंतजाम नहीं किया जिससे कि महामारी में लोगों को राहत मिल सके। बहुत सारी शिकायतें आई।
तो उसी समय 2020 में ये क्लियर कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये एक निजी फंड है, इसमें कोई जानकारी नहीं दी जा सकती, आपकी ये याचिका खारिज की जाती है। और दिलचस्प बात यह है, अभी जब पिछले इसी साल जब वित्त बजट चल रहा था, तब केंद्र सरकार की तरफ से, पीएमओ की तरफ से एक नोटिस आया लोकसभा और राज्यसभा में सचिवालय को कि आप बजट सत्र के दौरान पीएम केयर्स फंड के बारे में आप सवाल नहीं कर सकते। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या चाल साजिशें रची जाती हैं। जिस तरीके से फंड का 12-14 हजार करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं मिला, अब लोग सांसद जिला जो कि अपने संसद क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, वो सवाल भी नहीं कर सकते इस फंड के बारे में। तो ये समझिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का और वर्तमान सरकार का एक वो है, मोटो है कि आपदा में अवसर ढूंढना, जो कि कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको देखा होगा आपातकालीन दौर में, महामारी के दौरान में कई बार इस बात को बोला और उन्होंने धंधा भी दिया इसमें। आपातकालीन दौर, ये महामारी के दौर में उन्होंने सैनिटाइजर जैसे एक चीज की निकाली, मास्क निकाला और इसमें लोगों ने बहुत धंधा किया, बहुत कमाई, लाखों लोग मर गए, तो सरकार से कोई मतलब नहीं। आपके तो कानपुर के पास में देखा होगा गंगा नदी में लाशों की बाढ़ आ गई थी और सरकार ने उस चीज को हमेशा झुकाया कि ऐसा कुछ नहीं, क्या मिस मैनेजमेंट था हॉस्पिटल्स का, ये किसी से छिपा नहीं है। वो तो था उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे इलाहाबाद संगम तट पे किसी पत्रकार ने वो फोटो छाप दी, उसके बाद हंगामा मच गया। जी जी, वो जो लाशें थी वो रेत में दबाई गई थी, वो इतनी गहरी नहीं थी, कुत्ते उनको निकाल रहे थे, आंधी हवा आई तो सारे वो सब दिखने लगे। उनके ऊपर जो वस्त्र था, जो नारंगी कलर का होता है, कहीं सफेद होता है, वो सब दिखने लगा। वो फोटो जब छप गई तो हड़कंप मच गया। तब वो समझ में आया कि सब लाशें यहाँ पे मरे हुए लोगों की कोरोना के दौरान यहाँ पे दफनाई गई हैं, तब वो पता चला। तो ये है कि यहाँ तो सब मिट्टी डालो हर चीज पे। आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, कुछ भी हो जाए जिम्मेदार कौन, बोले पता नहीं। जिम्मेदार आपके लिए नसीहत, और आप अब तैयार हो जाइए, आपके ऊपर जिम्मेदारी आ रही है। सरकार की अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं होती ना कुछ। कभी पहले तो होता था, लोग जिम्मेदारी लेते थे, इस्तीफा दे देते, एक एक्सीडेंट, एक ट्रेन दुर्घटना में इस्तीफा हो जाता था। अब वो जिम्मेदारी आपकी है, आप वो तो काम सही कर रहे हैं, आप थोड़ा सा सहयोग करिए, जिम्मेदारी आपकी, आप तैयार हो जाइए। तो आपने सही कहा, जैसे पेट्रोल डीजल संकट, जी पेट्रोल तो मौज मस्ती के लिए है, सारे हाँ, काम तो जनता को करना है। हाँ, जब आपको पता है कि पेट्रोल डीजल का संकट आएगा तो आप नसीहत देते हैं और घूमने फिरने निकल जाते हैं। अब आप लगे रहिए, उसके बाद धीरे धीरे रेट बढ़ेगा। शर्म भी नहीं आती है इनको, ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं आती है कि अभी 2 दिन पहले हमने ये कहा है जनता से कि विदेश यात्रा मत जाए, और उसके 3 दिन बाद खुद विदेश यात्रा निकल जाते हैं। मतलब बिल्कुल बेहयाई की है, बिल्कुल सारी हदें पार है। हाँ, बिल्कुल सीना ठोक के काम किया जाएगा। आप कहते रहिए कुछ भी। हाँ, चोरी सीना चोरी, हाँ बिल्कुल। अब वो वक्त है, वो सत्ता है, वो रजीम है कि अब जो होगा वो डंके की चोट पे होगा। आप कहते रहिए, हमें परवाह नहीं, हम बेपरवाह हैं। आपको नसीहत दे देंगे, आपके लिए नियम बना देंगे और आपके लिए त्याग करने के लिए आप कॉल कर देंगे। त्याग करने के लिए हम आपको बता देंगे, त्याग करिए। तो ये स्थिति है। कल मौसम बड़ा खराब था गोयल जी, यहाँ यूपी में आंधी पानी आया। हालांकि अलर्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ने लोगों को भेज दिया था, लेकिन फिर भी काफी जनहानि हो गई। एक उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिला है, वहां बेतपा नदी पे पुल बन रहा था, निर्माणाधीन था, वो पुल गिर गया भड़बड़ा के और उसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई। तो यहाँ पे ये सब कोई कंपनी, ठेकेदार या काम कराने वाली, इन सब चीजों के सुरक्षा मानक होते नहीं है। जी। और उसमें भी हम आप
उस आपात मैसेज को हम आप सुने, सरकारी संस्थाएं या काम करने वाली संस्थाओं के लिए वो नहीं होता है। जी, क्या कुछ कह रहे, कहना चाह मैं रहे ये थे आप? कह रहा था कि मेरे ख्याल से उस पुल की नींव अभी हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखी थी, पिछले जी, मतलब बिल्कुल सही। हाँ 23 अप्रैल को शायद वो नींव रख के आए थे। हाँ, बुंदेलखंड दौरा जब हुआ था। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाँ ये हालात हैं कि सारा देश कमीशनबाजी पे चल रहा है, हाँ कि कोई भी काम बिना कमीशन के होता ही नहीं है। अब आप हाँ। देख लीजिए कि जो ओएमएस ओएसएम वाली बात चल रही है सीबीएसई बोर्ड में, उसके बारे में एक नई खबर सामने आई है। उसमें ये पता चला है जिस कंपनी को इन्होंने ठेका दिया था, वो पहले किसी और नाम से काम कर रही थी, और 2019 में उसने तेलंगाना में ये देखा गया कि उन्होंने जो प्रोग्राम किया, आपने जो वहाँ पे काम किया, उसके जरिए करीब करीब 4.25 लाख बच्चे फेल हो गए थे, जिसमें से कि 23 बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी। इस कंपनी को वो कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, और उस कंपनी को केंद्र सरकार ने, सीबीएसई बोर्ड ने उसको 18 लाख बच्चों का भविष्य उनके हाथ में सौंप दिया था। यानी कि ये समझ लीजिए कोई उनकी इंक्वायरी नहीं होती, कोई सही तरीके से स्क्रूटनी नहीं होती है, और ऐसे लोगों को कंपनियों को ठेका मिल जाता है। नीट के बाद आपको एसएससी, एसएससी के बाद सीबीएसई बोर्ड, लगातार ऐसे घपले सामने आते जा रहे हैं। और अगर आप और परीक्षाओं की बात करेंगे तो उनकी तो गिनती ही नहीं है कि कितनी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। सरकार केवल भाषणबाजी और जुमलेबाजी के लिए जानी जा रही है। जी, न खाने देंगे, न खाएंगे, न खाने देंगे। लेकिन ये अब सिर्फ यहाँ जुमला उल्टा है, हो गया, जुमला है। अब उल्टा हो गया कि केवल हम खाएंगे और किसी को खाने नहीं देंगे। तो जुमला वाले खुद ही मानते हैं, सरकार मानती है, खुद उसके नेता मानते हैं कि भाई ये तो जुमला है। तो ये भी जुमला है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, ये भी जुमला है। वो तो जुमला वो खुद मानते हैं, उन्होंने स्वीकार किया, पब्लिक में स्वीकार किया, तो सब जुमला होते हैं। ये तो हम आपको समझना है कि वाकई में सरकार क्या कर रही है, हमारे हित का काम कर रही है, हमारे कल्याण के लिए कर रही है, या लीक, पेपर लीक, हर जगह लीक, आतंकवादी मुझे घुस तो जाएंगे, उसकी नहीं, लीक मुझे तो पता ही बड़ी नहीं चलेगा। अफसोस, टीवी डिबेट्स में देखता हूँ किस तरीके से क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं हम्म अपने सरकार की डिफेंस में, क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता क्या क्या तर्क रख रहे हैं, वो जी अपनी सरकार की कमियों को छिपाने के लिए कांग्रेस को आज से 20 साल पहले की घटना बताने लगते हैं कि फलाने समय हुआ। मतलब कांग्रेस ने गलती की तो आप भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। अजीब तर्क। अरे तो आप तो सबको सही करने के लिए आए थे। जी जी, तभी तो आप जनता आए ने मौका इसीलिए दिया। थे कि सब कांग्रेस की नाकामियों को आप दुरुस्त करेंगे, आप आए इसीलिए थे। तो करते करते अब तो 12 साल हो गए। जी, तो ये किया आपने कि जो था वो भी ले लिया। शिक्षा जगत की तो अर्थी 80 निकाल दी है करोड़ इन लोगों ने। 80 करोड़ 5 किलो पा रहे हैं, निर्भर हैं। जी जी, इकॉनमी कहाँ जा रही है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब कोई मतलब नहीं। अभी अभी कह दिया जाएगा कि सारा संकट युद्ध की वजह से हो रहा है, नहीं। हाँ, हम साफ हो गए, हम तो लगे हुए हैं, हम तो कर रहे हैं। जिम्मेदारी हमारी तो है ही नहीं। आप सही है, पहले कहा था राष्ट्र के लिए त्याग करिए, जब लोगों को लाइन में लगाया नोटबंदी, तो राष्ट्र के लिए करिए। जीएसटी तो थोड़ा थोड़ा सही है, अभी सब हो जाएगा राष्ट्र निर्माण के लिए। तो हम कर रहे हैं, सब राष्ट्र निर्माण के लिए कर रहे हैं। हम तो पब्लिक है, आम जनता है ये वो। सरकार अपने जुमलों के लिए, अपने नारों के लिए जानी जाती है। चाहे वो राष्ट्र के भक्ति से इतना ज्यादा जुमले बनाए जाते हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मामला देख लीजिए, कितना अपराध बढ़ गया महिलाओं के प्रति, कोई कंट्रोल नहीं है। एनसीआरबी का डाटा बता रहा है कि कई 100 गुना अपराध महिलाओं के प्रति हो। अब अपराध पे तो ध्यान ही नहीं जाता। जी जनता भी जी, ऐसी वो है कि तो जनता भी हाँ, चीजों पे मान के वो भी चलती, लगी मान रहती के है। चलती। हिंदू जी मुसलमान, पाकिस्तान, वो भी उसका भी माइंडसेट वही हो गया है, दिमाग को खोल के कूड़ा भर दिया गया है टीवी चैनलों ने, उसी में वो भी मस्त रहते हैं।
वो तो अब सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत इधर उधर से चीजें आती हैं, मीम्स बनते हैं, तो अब थोड़ी जागरूकता लोगों में आई है। अब सरकार उस पे भी पूरी तरह से नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है, तरह तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश की, जो अभी हुई नहीं, क्योंकि ये संस्थाएं सब इंडियन नहीं है, ये अमेरिका में बैठी हैं या अन्य कंट्री, यूरोपियन कंट्री में बैठी हैं, तो अभी बस नहीं चल रहा है। लेकिन कोशिश पूरी है कि सूचना का वो तंत्र भी बेतंत्र कर दिया जाए, और बाकी तो सब हमने अपने हिसाब से फैब्रिकेट कर ही लिया है संवैधानिक संस्थाओं को। तो यही है जी जनाब, बातों बातों में आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य मसले पे। नमस्कार सर।